नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और अब वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम देश के सवाल का। मैं हूं दिनेश गौतम। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा का ये चुनाव अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। अब तक 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और 19 मई को होने वाले 7वें और आखिरी चरण में 59 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके साथ ही देश की निगाहें 23 मई को आने वाले नतीजों पर टिक जाएगी। 2019 में फिर से मोदी लहर चल रही है या सत्ता की चाबी राहुल गांधी के हाथ में होगी, इस पर हम ग्राउंड जीरो से सभी रिपोर्टर से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। सातवें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म होते ही दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की होड़ मच गई, वो भी ठीक एक ही समय पर। एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 5 साल के विकास को मजबूत तरीके से देश के सामने रख रहे थे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल समेत तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे दिखे। 2014 में हमारे पास 6 सरकारें थी, आज हमारे पास 16 सरकारें हैं। लगभग एक समय पर देश में 19 राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी और इसका मुख्य कारण है कि 50 करोड़ गरीबों को उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए इस सरकार ने बहुत बड़ा सफल प्रयास किया और उनके जीवन स्तर को उठाया है। घर, बिजली, गैस, शौचालय ये सहारा पहुंचाकर उनको ये एहसास दिला है कि देश के विकास की योजना में उनकी भी हिस्सेदारी है। देश का विकास ये 50 करोड़ गरीबों के लिए भी है। आज देश के 125 करोड़ देशवासियों के मन में देश की सुरक्षा के लिए किंचित मात्र असुरक्षा का भाव नहीं है। सब लोग मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, तय करके के चुनाव लड़ा गया हो और चुनाव में सरकार बनती हो, वैसा भी बहुत कम हुआ है। बीच में जितनी सरकारें बनी तो परिस्थिति ने जो बना दिया, उसको किसी को 1 साल मिल गया, 2 साल मिल गया, या तो किसी पारिवारिक परंपरा से मिल गया। देश में एक्चुअली जनता के बीच में निर्णय करने का अवसर आया और उसमें सरकार बनती हो, ये मौका 14 में मिला और दूसरा मौका अभी 19 में मिल रहा है। प्रधानमंत्री का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के रिजल्ट से 4-5 दिन पहले होता है। वेरी गुड। अच्छा, ये मैंने सुना है कि कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज accompanying मिस्टर अमित शाह इन अ प्रेस ब्रीफिंग। अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और रणदीप जी ने मुझे बताया कि पीछे से दरवाजे भी बंद हो गए हैं, जो जर्नलिस्ट अंदर घुसना चाहते हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। मैंने इनसे कहा 2-3 जर्नलिस्ट भेज दीजिए वहां पे, हमारे साइड से भी 1-2 सवाल पूछे, कहते नहीं भेज सकते, दरवाजा बंद कर दिया, लॉक कर दिया है। मेरा तो चैलेंज है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आपने मुझसे राफेल पे डिबेट क्यों नहीं किया, जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको चैलेंज दिया, मैंने आपसे कहा मैं रेसकोर्स रोड में आऊंगा, अनिल अंबानी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनको 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की वायुसेना का पैसा क्यों दिया। मैंने आपको चैलेंज किया कि आप डिबेट करिए। नरेंद्र मोदी जी, आप प्रेस को बता दीजिए कि आपने मेरे साथ डिबेट क्यों नहीं किया, आप राफेल मामले पे क्यों डरे। 543 में से 483 सीटों पर चुनाव हो चुका है। 7वें चरण की 59 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। 7वें चरण में जिन राज्यों पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं, उसमें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, जिसमें पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के अजय राय और समाजवादी पार्टी से शालिनी यादव चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ हर चरण में हिंसा झेल रही पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। बिहार में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें पटना साहिब की सीट अहम है। यहां से बीजेपी के पूर्व सांसद और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद आमने सामने हैं। वहीं यूपी के गाजीपुर से मनोज सिन्हा, पंजाब के गुरदासपुर से सनी देओल, मुंबई से कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर की सीटों पर भी सभी की नजर रही।
तो 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब डोर टू डोर कैंपेन होगा, लेकिन एक तरीके से दिल्ली में बैठकर दोनों मुख्य पार्टियों ने अपने वोटर्स के लिए संदेश भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरीके से यह बताने की कोशिश की कि मजबूती से हम ही आ रहे हैं, इसमें एक टैसिट मैसेज ये था कि वोट बर्बाद ना किए जाएं, जो मजबूती से आ रहा है उसी को वोट दिए जाएं। जबकि दूसरी तरफ दूसरी पार्टी ने कह दिया कि हमको तो जनता पे भरोसा है और 23 तारीख को उसी का फैसला सिर आंखों पर होगा। लेकिन हमारे संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो से हम तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं, उनका रुख हम कर सकते हैं। शिवपूजन झा, पटना से आप तक लगातार बिहार के बारे में एक एक चप्पे चप्पे की जानकारी पहुंचा रहे हैं, और इसके अलावा यतीन्द्र बनारस से, जो कि हॉटली कॉन्टेस्टेड सीट है, वहां से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए सबसे पहले शिवपूजन झा के पास चलें। शिवपूजन, बिहार का मूड क्या लग रहा है वहां पर? आखिरकार क्या डेवलपमेंट के नाम पर, या कुछ लोग जैसा कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स के नाम पर, क्या वहां का जो जाति की गुत्थी थी उसको तोड़ने में कामयाबी मिली है क्या पार्टीज को? देखिए, मुझे लगता है ये बेहद दिलचस्प सवाल है और तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इस सवाल के जवाब को टटोलने में जुट गई हैं कि क्या जो विकास का काम हुआ उसने जातिगत जो ढांचा था और जाति के आधार पर यहाँ पर सदियों से वोट होता चला आया है, दसियों साल से वोट होता चला आया है, क्या उसे तोड़ने में पार्टियां कामयाब हुई भी हैं या नहीं? गौरतलब है तकरीबन 15 साल लालू प्रसाद यादव और रबड़ी देवी ने शासन किया सिर्फ एमवाई समीकरण पे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये समीकरण उनके साथ और भी लामबंद हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी जातियां क्या नरेंद्र मोदी के पक्ष में गई हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जो चुनावी हमने देखा, सभाएं हुई, जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की गई, जिस तरीके से प्रचार हुआ, उसमें जाहिर तौर पर महागठबंधन ने एक तरफ और वहीं दूसरी ओर एनडीए ने कोशिश की कि टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, जो अंग्रेजी में कहावत है, यानी कि पूरी ताकत झोंक रखी थी इन लोगों ने। चुनाव का प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। राहुल गांधी का रोड शो भी हुआ था, जम करके हमलावर दिखे राहुल गांधी। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी लगातार यहां पर रैलियां की, जगह जगह आह्वान किया लोगों को, बार बार जिक्र किया गया बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ उस मामले का। अब बीजेपी कहीं ना कहीं ये उम्मीद संजोए हुई है कि शायद सर्जिकल स्ट्राइक 2 उनका बेड़ा पार कर दे, यानी कि सेना के भरोसे बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है, चूंकि अंतिम चरण का ये जो दौर है, जो 8 सीटों पर बिहार में चुनाव होना है, एनडीए के पाले की अधिकतर सीटें हैं और इसमें महागठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बहुत सारे घटक दल हैं महागठबंधन के अंदर। जीतन राम मांझी पहले एनडीए के पाले में होते थे, आज फिलहाल राजद के साथ हैं, कांग्रेस है साथ में, रालोसपा जो बीजेपी का हिस्सा हुआ करती थी, एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, वो भी आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ खड़े हैं। यानी कि महागठबंधन विपक्ष काफी मजबूती से चुनौती दे रहा है एनडीए को। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को नतीजे कैसे आते हैं। बहुत सारे दिग्गज हैं, बताना चाहते हैं, जो अपने जो है दाव पेच वो आजमा रहे थे, कोशिश ये कर रहे हैं। सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा शत्रुघ्न सिन्हा का। रैलियां कर रहे हैं, लोगों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार राहुल गांधी भी उनके लिए वोट मांगते हुए दिखे। लेकिन यही कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा कहीं ना कहीं एब्सेंटी एमपी रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में कम ही दिखे हैं पिछले 5 साल में। शायद इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन रविशंकर प्रसाद जो उनके मित्र भी हैं, वो उनके खिलाफ खड़े हैं अपना साइड शत्रुघ्न सिन्हा व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐसे मस्कट के तौर पर उभरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा कार्यप्रणाली से, मौजूदा नेतृत्व से खुश नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है कुछ समर्थक ऐसे हों जो पुराने तरीके से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ खुद को दिखाना चाहते हों और शत्रुघ्न सिन्हा के चुनाव लड़ने का वो संदेश देना चाहते हो। क्या आप इसमें समझते हैं कि इसमें शत्रुघ्न सिन्हा के साथ साथ संदेश की भी एक लड़ाई है आपके पास? हम लौटेंगे इस सवाल के साथ, लेकिन इधर यतीन्द्र का रुख कर लेते हैं क्योंकि यहां से भी एक संदेश जाने वाला है पूरे देश को। बनारस में पिछली बार जो वोट मिले नरेंद्र मोदी साहब को, इस बार क्या उन वोटों का मार्जिन पहले से बढ़ जाने वाला है? मार्जिन की ही लड़ाई है। नरेंद्र मोदी यहां से एक संदेश देना चाहते हैं। यतीन्द्र, ये संदेश वहां आपको ग्राउंड जीरो में किस तरीके से दिखाई देता है? क्या वहां मुद्दों पर, इश्यूज पर वोट पड़ने वाले हैं या मुद्दा सिर्फ एक ही है, मोदी और सिर्फ नरेंद्र मोदी? देखिए, जहां तक आप मुद्दों की बात कर रहे हो, केवल बनारस नहीं पूरे देश भर में केवल एक ही मुद्दा है अगर सही तरीके से देखें। कहने वाले तमाम मुद्दे राष्ट्रवाद, विकास या नाकामियां सरकार की गिना सकते हैं, पक्ष विपक्ष की बातें हो सकती हैं, लेकिन किसी भी लोकसभा क्षेत्र में चले जाइए या तो वहां मोदी विरोधी मिलेंगे या मोदी समर्थक मिलेंगे। यानी कि जो केंद्र है, वोट का जो केंद्र रहेगा
वो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी हैं। उनके समर्थक, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो जो अपोजिशन है वो प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की बात करते हुए वोट मांग रहा है। बाकी सारे मुद्दे गॉड हो गए, लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है तो राष्ट्रवाद को काफी जोर शोर से उछाल रही है बीजेपी, क्योंकि मोदी सरकार को पता है कि जो 5 साल का समय था कि तमाम मुद्दे जो उन्होंने 2014 के समय में उठाए थे उन सबको पूरा करना केवल 5 सालों में पूरा नहीं हो सकता है, काफी कम समय है। तो ऐसे में राष्ट्रवाद को आगे रखा जाए। जो बालाकोट हमले है, जो एयर स्ट्राइक का जो मामला है, उन सबको आगे रखकर चुनाव सवाल मैंने अभी शिवपूजन से पूछा था, आपके लिए भी यतेंद्र वो सवाल लेकर आ रहा हूं कि क्या ये सब कहीं जातियों की गुत्थी में जाकर उलझ जाती हैं बातें? नीचे जब ये ड्विंडल डाउन होता है तो क्या ये कहीं और जाके बात पहुंच जाती है, या आपको लगता है कि ये जो सतह पर दिखाई दे रहा है कि मोदी ही है चुनाव का मुद्दा, वही नीचे तक भी है? देखिए, मुद्दा केवल प्रधानमंत्री मोदी है, उसको हटाने की बात करें, उसको लाने की बात करें। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो महागठबंधन के नाते जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश की गई है। और आपको दिनेश ध्यान में होगा 2014 में भी या बाकी के विधानसभा चुनाव में भी देखें तो जो मायावती यानी कि जो बसपा का वोट बैंक था वो तमाम लहर के बावजूद भी वो वोट बैंक उतना ही रहा। समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक, जातिगत वोट बैंक माना जाता है, उसमें भी कोई खास तौर पर सेंध नहीं लगी। तो उसी को देखते हुए ये महागठबंधन का जो स्वरूप तैयार किया गया है, जो बसपा सपा प्लस मुस्लिम वोटर हैं, उन सबको लेकर एक नया स्वरूप सामने लाया गया। और ये बड़ी चुनौती खासकर पूर्वांचल में जो अब 7वां फेज है और 13 सीटें जो पिछली बार बीजेपी के खाते में थी, इस बार उन सीटों पर उनका असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि और आइए मौजूदा सियासत, कम से कम 7वें चरण की सियासत के एपिक सेंटर की तरफ चलें। हमारे साथ जुड़ रही है श्रेया चटर्जी, पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से जुड़ रही हैं। श्रेया, वहां क्या स्थिति है? चुनाव का शोर जो तय वक्त था उससे पहले शांत हो गया, दोनों ही तरफ से खासी डेस्परेशन देखने को मिली। अभी हालात कैसे हैं और क्या डोर टू डोर प्रत्याशी जा रहे हैं, समर्थक जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग 6 फेज जो अब तक हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में, 6 के 6 फेजों में हम लोग ने बहुत वायलेंस देखी। उसके बाद जो अमित शाह की रैली पर अटैक हुआ था, उस पूरे मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन ने एक होलिस्टिक व्यू में ऐसा रेगुलेशन दिया कि 1 दिन का कैंपेनिंग को कम कर दिया गया। इसके चलते और भी शायद बहुत मतभेद दिखे, दोनों तरफ से बहुत ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन लोग जो कोलकाता में है, हम सवेरे से लोगों के साथ बात कर रहे हैं, वो बहुत कंफ्यूज है कि वो किसको भरोसा करे कि कौन सी पार्टी ने ये जो घटना घटी, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्टैचू भी तोड़ा गया, कि कौन रिस्पॉन्सिबल था उसको लेके कंफ्यूज्ड है, कौन एक्चुअली पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसको लेके कंफ्यूज्ड है। बहुत ही कंफ्यूज्ड है क्योंकि ममता की सरकार ने अभी तक डेवलपमेंट और जॉब के जो प्रोमिसेस किए थे वो फुलफिल नहीं कर पाए। वही अगर दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी एक नई शक्ति है पश्चिम बंगाल में। लोगों ने उतना बीजेपी के जो ग्राउंड डेवलपमेंट है, जो उन लोगों के प्रोग्राम है, उनसे बेनिफिट उतना नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन दिख रही है कोलकाता की जनता में, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो। कंफ्यूजन है या असल में जो आप लोगों से बातचीत करते हुए जिस तरीके से उनके उद्गार बाहर निकलते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं? हो सकता है उन्होंने अपना मन बना लिया हो, लेकिन स्पष्ट तौर पर ये ना बता पा रहे हो, क्योंकि बताने के अपने फायदे और नुकसान भी उनको सामने दिख रहे हैं, किस तरीके का वहां वायलेंस हुआ है। हो सकता है इस वजह से आप लोगों से वो स्पष्ट तरीके से बता ना रहे हो कि उन्होंने मन बनाया क्या है। जी हाँ, बिल्कुल बात वो भी हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही भारी मात्रा में वायलेंस देखी है पश्चिम बंगाल में। कहीं ना कहीं लोगों के सामने वो डर भी था, लेकिन यही डर वो वोटिंग परसेंट में रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हो वो सच बात है कि लोगों ने मन ही मन में वो बात तय तो कर ली है, लेकिन वो वोट देके ही उस बात को आगे पहुंचाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वायलेंस होने के बावजूद इतनी भारी मात्रा में वोटिंग हुई है। जी, और एक बार फिर से शिवपूजन के पास चलते हैं। शिवपूजन शिवपूजन, दिल्ली में जो बातें कही गई आज, और खास तौर से बिहार, जहां हम जानते हैं कि राजनीतिक रूप से बहुत वहां पर लोग जागृत हैं, बहुत उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कही हुई बातें भी वहां तक पहुंची हैं क्या? और खासतौर से जैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि इसमें कोई संशय नहीं रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले जो आंकड़ा है बहुमत का उसको पार कर रही है और 300 तक जा रही है।
ये तो देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन दिल्ली की बातें, तमाम जो बातें हैं वो चर्चा का विषय जरूर रहता है। तमाम नुक्कड़ पे, तमाम चौक चौराहे पर ये बातें चर्चा में जरूर आती हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, और आपने इसका जिक्र पहले भी किया है, कि अल्टीमेटली बिहार जैसी जगहों पर वोटिंग पैटर्न कहीं न कहीं कास्ट लाइन से ही डिसाइड होता है। और कास्ट लाइन्स यहां पर बिल्कुल कंप्लीटली कह सकते हैं कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट के रूप में है। जितना सॉलिडिफिकेशन, जितना कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं कि महागठबंधन के पक्ष में हो रहा है, ठीक उसका रिवर्स कंसोलिडेशन दूसरे पाले के लिए हो रहा है, यानी कि एनडीए के लिए हो रहा है। अब जो बहुत ही पिछड़ी जातियां हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये किस तरफ मूव करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और यही फ्रिंज एलिमेंट्स होंगी जो महज 5 से 7% के आसपास की हैं। ये डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। दूसरा, भाजपा को कहीं न कहीं भरोसा है कि जो फ्लोटिंग वोटर पॉपुलेशन है, जो नया वोटर है, वो भाजपा की तरफ है। अगर वो वास्तव में भाजपा की तरफ है, जो सोशल मीडिया पर हुक्ड रहता है, जो तमाम गतिविधियों को सोशल मीडिया के माध्यम से देखता रहता है और अपना एक ओपिनियन बनाता है, तमाम उस ओपिनियन को लगातार वो जाहिर भी करता रहता है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये तबका खासा बड़ा तबका है। अगर ये तबका वोटिंग पैटर्न को कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करता है तो जाहिर तौर पर एडवांटेज एनडीए दिख रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लगातार सवाल खड़े किए जाते थे कि डबल इंजन की सरकार, इसमें विकास क्या हुआ। जाहिर तौर पर हम जब गांव जाते हैं, वहां देखते हैं सड़कें बन चुकी हैं, हर घर पे बिजली पहुंच चुकी है। तो ये विकास का काम भी काफी पिछले 4-5 सालों में देखने को मिला है, खास करके बिहार में। हालांकि इसकी प्रक्रिया हमने पहले 2005 से ही देखी थी कि पटरी पे कम से कम बिहार आना शुरू हो गया था। और इसी बाबत नीतीश लगातार कई बार वो चुने गए, कई बार वो मुख्यमंत्री हुए। एक अहम मुद्दा बिहार में है, जो लोगों की जुबान पर है, वो है शराबबंदी। नीतीश ने चूंकि शराबबंदी को बहुत सख्ती से लागू किया है और नीतीश कुमार को भरोसा है कि महिलाओं का वोट इस बाबत एनडीए के पक्ष में जा सकता है, नीतीश कुमार के पक्ष में जा सकता है। तो शराबबंदी का फायदा वोटों के तौर पर नीतीश कुमार को होगा और डेवलपमेंट के नाम पर भी उनको वोट मिलेंगे। लेकिन ये बिहार है, यहां जातियों में भी वोट की सियासत गुत्थियों में फंसती है। शिवपूजन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे कुछ और पहलू समझेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ रहे हैं तो आसपास की सीटों पर भी क्या उनका इन्फ्लुएंस काम करता है और वहां बीजेपी कैंडिडेट्स को फायदा होगा क्या? देश का सवाल, छोटा सा ब्रेक।